हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें। अमृत उपाध्याय 007 मेरा इंस्टा का पता है। अमृत उपाध्याय 007 पर मैं टेलीग्राम पे हूं, आप इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। जल्दी से देखते हैं। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य वाले पार्ट से हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आपसे मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि भारत के संविधान में निर्दिष्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। 2012 का सवाल है, यूपीएससी का सवाल है। भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का संरक्षण, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना और सभी श्रमिकों को उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसरों के लिए सुरक्षित करना। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि हम 3 तरह की कैटेगरी बना लेते हैं जब डीपीएसपी पढ़ते हैं। एक तो कुछ सिद्धांत होते हैं गांधीवादी, कुछ समाजवादी और कुछ सिद्धांत आते हैं बौद्धिक उदारवादी। ठीक है, उदारवादी। अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर ये जानते होंगे आप। गांधीवादी में जैसे बात करें तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के संगठित करने की बात है। तो ग्राम पंचायत गांधीवादी सिद्धांत के तहत है। क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि गांवों को शासन की असली शक्ति मिले और वहां से शक्ति ऊपर की तरफ जाए, गांव ही असली शक्ति हों। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी तालाब में कंकड़ मारेंगे तो कंकड़ जहां गिरेगा या पत्थर जहां गिरेगा वहां से तरंगे बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो गांधी जी चाहते थे कि ये जहां पर सेंटर है वो गांव होना चाहिए, यानी शासन की शक्ति गांव में केंद्रित होनी चाहिए। इसलिए वो ग्राम पंचायतों के बहुत बड़े हिमायती थे। लेकिन अंबेडकर बिल्कुल इसके खिलाफ थे, क्योंकि अंबेडकर कहते थे कि गांव उपेक्षा के केंद्र हैं। गांव उपेक्षा के केंद्र बताते थे अंबेडकर। ठीक, क्यों बताते थे? क्योंकि छुआछूत, जात पात, जमींदारों का वर्चस्व, सवर्णों का वर्चस्व, ये सब गांवों में इतना ज्यादा था कि अंबेडकर कहते थे कि अभी गांवों को अगर शक्ति दे दी गई तो फिर ये जो भेदभाव है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी में रखा गया वो ग्राम पंचायत गांधीवादी सिद्धांत के तहत हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि कौन से सिद्धांत जो दिए गए हैं 4 आर्टिकल्स के थ्रू कौन कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं, कौन समाजवादी हैं। क्वेश्चन आपसे गांधीवादी सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, गलती कहां हो जाती है? गलती होती है प्रश्न को पढ़ने में। आपने ये चारों देखा और आपने अगर ये ठीक से नहीं पढ़ा कि पूछा क्या जा रहा है, गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं, तो आप इसको पढ़ते पढ़ते ही अगर ये अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें से कौन सा डीपीएसपी है ये बताना है, तो इसका आंसर आप मार के आ जाएंगे 1 2 3 4। लेकिन यहां क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। आर्टिकल 40 डीपीएसपी में ये गांधीवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का संरक्षण आर्टिकल 44 में है। ठीक है, यूसीसी जो कि उदार बौद्धिकवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना आर्टिकल 43, ये गांधीवादी सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि गांधी जी हमेशा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात करते थे। कुटीर उद्योग का मतलब हुआ कि जो कुटिया में उद्योग, कुटिया में काम चलते थे ना, हस्तकरघा, इस तरह के जो छोटे छोटे उद्यम हैं, तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करते थे गांधी जी। खुद भी चरखा चलाते थे, सूत काटते थे। ठीक है, तो ये भी गांधीवादी है। और सभी श्रमिकों को उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसरों के लिए सुरक्षित करना, ये समाजवादी विचारधारा के अंतर आएगा, समाजवादी सिद्धांतों के अधीन आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 2 और ऑप्शन कथन 2 और 3, यानी कि केवल 2 और 3 सही उत्तर है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य 2011 का सवाल है। मौलिक कर्तव्य से सबसे आसान सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए क्योंकि 11 कर्तव्य हैं
उन कर्तव्यों को आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हीं 11 से हर बार सवाल पूछा जाता है। आपको हमेशा ध्यान पे रखना है कि ये 11 कर्तव्य क्या है। पिछले एपिसोड में मैंने वो तरीका भी बताया था कि कैसे याद रखना है, एक एक को लिंक कर देना है। जैसे मैंने कहा मौलिक कर्तव्य में पहला कर्तव्य, जिस संविधान में आप पढ़ रहे हैं उस संविधान के आदर्शों को संजो के रखना, उस संविधान के प्रति निष्ठा रखना, ठीक है। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, संवैधानिक संस्थाओं को आदर करना, ये सब होगा। फिर मैंने कहा कि भाई संविधान बनने तक हम कैसे पहुंचे, स्वतंत्रता संघर्ष के जरिए, तो स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्शों को संजो के रखना। इस तरह से जब आप लिंक कीजिएगा तो देखिएगा कि सारे एक दूसरे से लिंक हो जा रहे हैं और तब आपके दिमाग में बातें रहेंगी। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो बार बार मैंने आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य थे उस समय। 11वां तब जोड़ा गया जब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के प्रभाव में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। और यह कर्तव्य क्या था? 6 से 14 साल के बच्चों को अभिभावक और उनके जो पेरेंट्स हैं और गार्जियन हैं वो प्रोत्साहित करें कि वो स्कूल जाएं, उनको स्कूल भेजें। तो ये 11वां जुड़ गया। टोटल 11 ही हैं। अगर इन कर्तव्यों को आप ध्यान से देखिएगा तो इन कर्तव्यों में कुछ तो आपको नैतिक कर्तव्य दिखेंगे, ठीक है, और कुछ कर्तव्य दिखेंगे नागरिक कर्तव्य। अगर नैतिक कर्तव्य का उदाहरण अगर मैं कहूं तो आपसे कहा जा रहा है कि संविधान के आदर्शों को संजो के रखिए, या स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो आदर्श थे हमारे उनको संजो के रखिए। तो ये नैतिक किस्म के कर्तव्य हो गए, ठीक है। संविधान के आदर्शों को संजो के रखना, ये नैतिक कर्तव्यों में आ गए। और नागरिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, या फिर नागरिक कर्तव्य में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, पर्यावरण की रक्षा करना, ये नागरिक कर्तव्य है, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन दिखता है, कुछ कर्तव्य नैतिक हैं और कुछ कर्तव्य नागरिक कर्तव्य हैं। तो नैतिक और नागरिक कर्तव्यों का समायोजन दिखता है, यह भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी 1998 में बनी थी, जेएस वर्मा कमेटी, या फिर वर्मा कमेटी, हर जगह आप देखिएगा वर्मा कमेटी। तो वर्मा कमेटी का संबंध भी मूल कर्तव्यों से है। 1998 में इस कमेटी को बनाया गया था और इस कमेटी के बहुत सारे रिकमेंडेशंस जो कि आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ने को भी मिलते हैं और मेरी क्लास में भी हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए, सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, ध्यान रखिए, मतदान करने को एक्सटेंड करना, मौलिक कर्तव्यों को एक्सटेंड करने की सिफारिशें बहुत ज्यादा हैं अपने पास, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि मतदान करने को भी कर्तव्य में डालना चाहिए, लेकिन यह अभी शामिल नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना ये है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह भी है। संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों का सम्मान करना यह भी है। तो कह रहा है कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, और जब भी क्वेश्चन पढ़िए इस नहीं शब्द पर विशेष बल दीजिए। तो सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना ये अभी मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसलिए इसका उत्तर आंसर ए हो, ऑप्शन ए होगा। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2011 का सवाल है, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार, भोजन का अधिकार, उपर्युक्त में से कौन सा या से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत मानव अधिकार है या हैं? केवल एक और दो, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3। देखिए 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में इस घोषणा को डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के जरिए इसको अडॉप्ट किया गया है। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में इसको अडॉप्ट किया गया।
और इसमें 30 आर्टिकल्स हैं। 30 आर्टिकल्स में 30 तरह के अधिकार बताए गए होंगे, 30 से ज्यादा ही अधिकार बताए गए हैं। इसमें शिक्षा का अधिकार भी है, ठीक है, सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार है, भोजन का भी अधिकार है। ठीक, अगर आर्टिकल्स की बात करेंगे तो जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके भी अनुच्छेद आर्टिकल 30 आर्टिकल हैं। आर्टिकल की अगर बात करें तो 26, 21 और 25 में यह जिक्र है, लेकिन यह आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार और भोजन का अधिकार, ठीक है। इसमें स्वास्थ्य का भी अधिकार है अपने और अपने परिवारजनों के लिए, शिक्षा का भी अधिकार है, ये सारे अधिकार दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी तीनों ही इसमें शामिल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? 2008 का सवाल है। मानव व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। जब आप मूल अधिकार पढ़ते हैं तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें आर्टिकल 23 और 24 दो आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार, बेगारी और इसी तरह के अन्य बलात् श्रम, यानी बेगारी का मतलब क्या हुआ भाई? काम बिना वेतन के, बिना पैसे के काम, बिना मेहनताना के काम। बलात् श्रम मतलब जबरन काम कराना, इच्छा के विपरीत काम कराना। मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि तस्करी करना, जैसे आप देखते हैं किडनी बेचने का रैकेट चलता है, उसमें लोगों को ट्रैफिकिंग किया जाता है, या प्रोस्टिट्यूशन का, वैश्यावृत्ति के लिए ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, सबकी ही होती है, लेकिन बच्चे और महिला ज़्यादा ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। तो इसलिए आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगारी और बलात् श्रम, इसी तरीके के ये सब प्रतिषेध किया जाता है और ऐसा करना विधि के अनुसार दंडनीय है। और आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम बच्चों को, 14 साल से कम बच्चों, कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, खदानों में या अन्य जो हानिकारक, यानी हजार्डस, हानिकारक कार्यों में नहीं लगाना है, ठीक है, इससे रोका गया है। तो 23 और 24 यही शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और यहां कह रहा है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, और पूछ रहा है कि क्या ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है? तो भैया ये नहीं है, ये मूल अधिकार में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। दूसरा कह रहा है नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य दवाओं के चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर उपभोग का निषेध। ये है आर्टिकल 47 में, डीपीएसपी में, जिसको आप आमतौर पर मद्यपान निषेध कीवर्ड से याद रखते हैं, ठीक है। इसमें पोषण स्तर को ऊंचा बनाना, जीवन स्तर को ऊंचा बनाना, ठीक है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, प्लस नशीले पेय यानी मादक पेय और ऐसी दवाएं जो मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होने के अलावा, ठीक है, यहां क्या कह रहा है? अन्य दवाओं के चिकित्सीय प्रयोजनों को छोड़कर, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनका इस्तेमाल, मादक पदार्थ हैं लेकिन मेडिसिन बनाने में उनका इस्तेमाल होता है, जैसे अफीम। अफीम दर्द निवारक मेडिसिन के बनाने में यूज होता है, लेकिन अफीम के उत्पादन होता है अफीम का, लेकिन राज्य के नियंत्रण में होता है। निजी व्यक्ति उसका उत्पादन नहीं कर सकता और ना ही उपभोग कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो राज्य तो करता है, क्यों? क्योंकि औषधीय प्रयोजन के लिए, चिकित्सीय प्रयोजन के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो यही कह रहा है कि भाई मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य ड्रग्स को छोड़कर, जो अन्य ड्रग्स जो चिकित्सीय प्रयोजनों को छोड़कर हैं, उन पर निषेध किया गया है, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, उनका कंजम्पशन रेस्ट्रिक्टेड है। और ये
राज्य कोशिश करेगा, आर्टिकल 47 के तहत डीपीएसपी में दिया गया है। ठीक है, तो केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। पहला तो मूल अधिकार में शामिल है, दूसरा शामिल है डीपीएसपी में। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पटना या आसपास रहते हैं तो 22 सितंबर को रविवार को हम लोग पटना आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम आ रही है रविवार को सुबह 11 बजे। और कहां आ रही है? एएन कॉलेज में 11 बजे सुबह। और कहां पर? एएन कॉलेज में। ठीक है, तो एएन कॉलेज में 11 बजे सुबह, यहां पर लिखा भी हुआ है, देखिए एएन कॉलेज वेन्यू पटना श्री कृष्णपुरी में, और 22 सितंबर को सुबह 11 बजे। अगर आप पटना या आसपास रहते हैं तो मैं वहां रहूंगा 11 बजे से। विरत सर रहेंगे, अतुल सर रहेंगे, शशांक सर रहेंगे, भुवन सर रहेंगे, ये सारे लोग यहाँ अवेलेबल रहेंगे। आप हमारे सेमिनार में वहाँ मिल सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा वक्त गुजार सकते हैं, जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। तो रविवार को ज़रूर आप वहाँ पर अवेलेबल रहिए। दूसरी बात है कि आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं कि 19 सितंबर से एक नया बैच जो मॉर्निंग बैच है शुरू हो रहा है, और ये सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे। ठीक, प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसमें रहते हुए पीटी की परीक्षा पास करते हैं तो आपके पूरे फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। और हर हफ्ते एक टेस्ट सीरीज इस समय चल रहा है मई 2025 तक, जिसमें 11,000 रुपये जीतने का मौका है रैंक 1 को। एडमिशन लेने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना पड़ेगा, और अमृत लाइव कोड यूज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है 2। देखिए, एक तो गूगल फॉर्म है जो पटना, अगर आप सेमिनार में आना चाहते हैं तो उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, उसमें टी शर्ट वगैरह का साइज अपना भर दीजिए और अपना नाम वगैरह भर दीजिए। और दूसरा, एडमिशन कहाँ लेना है उसके लिए भी एक लिंक दिया हुआ है कि बैच का लिंक है, उस पर आप जा सकते हैं। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी भी खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। 2004 का सवाल है। अब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल कहता है, लेकिन यूपीएससी है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अभ्यास में तो इसको कम से कम कर ही लीजिए। और अभी अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 24 इसका सही उत्तर है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 हैं, और 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने में, खदान में या फिर किसी ऐसे काम में नियोजित नहीं किया जाएगा जो हजार्डस है, खतरनाक है। फिर 56 बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किए गए अधिकारों में से कौन सा अधिकार था? 2002 का सवाल है। आपकी किताबों में हमेशा ये लिखा रहता है। देखिए, मूल अधिकार जो आपको मिले हुए हैं वो मूल अधिकार अपने आप में मूल क्यों हैं? उसका एक वजह तो ये है कि ये न्यायोचित हैं, यानी प्रवर्तनीय हैं, प्रवर्तनीय या फिर इन्फोर्सिएबल जिसका मतलब होता है, या फिर न्यायोचित हैं, जस्टिसिएबल हैं। इसका मतलब अगर इनका उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपने याचिका दाखिल कर सकते हैं कि भाई मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब उपचार का मतलब क्या हुआ है? बीमारी हो जाएगी तभी तो उपचार होगा, और बीमारी क्या है यहाँ? मूल अधिकारों का उल्लंघन। तो उसका उपचार कौन करेगा? संविधान करेगा। और इसकी शक्ति किसको दिया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, या फिर रिट जो आप खास तौर पर पढ़ते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये 5 प्रकार के रिट आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता है एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हेबियस कॉर्पस, परमादेश रिट, ठीक है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 2 ऐसे रिट हैं जो लोअर कोर्ट को जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। और एक है अधिकार पृच्छा रिट, अधिकार पृच्छा, को वारंटो। ठीक है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हेबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, उत्प्रेषण सर्सियरी, प्रतिषेध प्रोहिबिशन और अधिकार पृच्छा को वारंटो। ये 5 तरह के रिट आप पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट को जारी करने की शक्ति। और दूसरी बात, रिट जारी करने की शक्ति 226 के तहत हाई कोर्ट्स के पास भी है और मूल अधिकारों के लिए भी है। बस अंतर यह है कि हाई कोर्ट्स के पास मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति है, अन्य मामलों में भी है, रिट जारी कर सकता है। जबकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका अगर मैं कहूं कि हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की जो शक्ति है वो व्यापक शक्ति है, इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट्स मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मौलिक अधिकारों के मामले में ही रिट जारी कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 32 कहां पर प्लेस है? 12 से 35 भाग 3 के अंतर्गत, भाग 3 के अंतर्गत, यानी ये अपने आप में मौलिक अधिकारों का ही पार्ट है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हृदय और आत्मा के रूप में किसको वर्णित किया अगर डॉक्टर अंबेडकर ने? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्यों किया? क्योंकि इसके बिना मूल अधिकारों का कोई मतलब नहीं बचता। भाई आपको अधिकार दे दिए गए, मान लीजिए अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। अधिकार का उल्लंघन कौन करेगा? आपके राज्य करेगा। और राज्य अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन करेगा, मैंने पहले भी बताया था कि मूल अधिकार क्या है? व्यक्ति को मिले हुए अधिकार हैं, नागरिकों को मिले हुए अधिकार हैं। किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। तो कौन मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा? भाई राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा। और राज्य जब मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो अगर कोई संवैधानिक उपचार नहीं है तो फिर ऐसे अधिकार का क्या मतलब, जिसके वायलेशन पर, जिसके उल्लंघन पर आप राज्य के खिलाफ कहीं जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए आर्टिकल 32 में यह प्रोविजन किया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार, और इसी को हृदय, संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में अपने संविधान सभा के डिबेट्स के दौरान अंबेडकर साहब ने कहा था, बताया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, सेम सवाल था इसी तरीके का, लेकिन ये 2002 का सवाल है। आर्टिकल 51, ठीक है, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में राज्य के प्रयास करने की बात लिखी गई है। ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति मध्यस्थता के जरिए भी अंतर्राष्ट्रीय शांति को राज्य प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, लोगों के बीच में भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर किया जाएगा। ठीक है, वो भी राज्य प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय के लिए जो कानून बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, उनका भी पालन हो। देशों के बीच में संबंध खराब ना हो, इसके लिए भी राज्य कोशिश करेगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 51 में है, यानी डीपीएसपी का जो लास्ट है, 36 से 51 तक डीपीएसपी है, भाग 4। तो 51वां दरअसल अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते से रिलेटेड है। 58, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं 2002। मैंने आपको मूल अधिकारों का जब बाइफर्केशन बताया था तो क्या बताया था? मूल अधिकारों का बाइफर्केशन किस तरीके से? भाई 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का पूरा भाग है, भाग 3 जिसको बोलते हैं आप, भाग 3। इसमें 12 में तो राज्य की परिभाषा दी गई है, 13 विधि के बारे में बताता है कि विधि का अर्थ क्या निकलेगा, और इसी आर्टिकल से निकलता है संविधान के पूर्व की विधियां और संविधान के बाद की विधियों के बारे में ये बात करता है, और यहीं से
जुडिशियल रिव्यू की ताकत निकलती है, यानी न्यायिक समीक्षा की ताकत निकलती है। लिखा कहीं नहीं है, लेकिन न्यायिक समीक्षा की ताकत इससे प्राप्त होती है। लेकिन 14 से 18 तक मैंने आपको बताया था कि समता का अधिकार, और यहीं से असल मूल अधिकार शुरू होता है, समता का अधिकार है। इसी तरीके से 19 से 22 तक मैंने बताया था स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इसी तरह 23-24 जो अभी अभी डिस्कस हुआ, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 तक मैंने बताया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। 29-30 अल्पसंख्यकों से रिलेटेड अधिकार है, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड बात की गई है, या फिर भाषा लिपि को संरक्षित रखने के अधिकार है, ठीक है। 44वें संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। और अब ये आर्टिकल 300A में इसका एक भाग कर दिया गया है, जो लीगल राइट कर दिया गया संपत्ति का अधिकार को। आर्टिकल 32 अभी आपने देखा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और 33, 34, 35 मूल अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि ये बताते हैं कि कैसे, जैसे आसूचना, इंटेलिजेंस के लोग हैं, या पुलिस सर्विस के लोग हैं, या सेना के लोग हैं, इस तरह के सर्विस में जो बहुत सेंसिटिव सर्विस हैं, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, उन पर, उनके मूल अधिकारों पर क्या प्रतिबंध लगाया जाएगा। या फिर 34 कहता है कि मार्शल लॉ अगर लागू होगा तो मूल अधिकारों पर क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। 35 कहता है कि जहां भी ये बताया गया है कि कोई चीज़ दंडनीय है, तो वो उसके लिए संसद को ताकत है कि वो विधि बनाए। ये 33, 34, 35 का प्रोविजन है, लेकिन मूल रूप से तो 14 से 32 के बीच में अधिकार हैं। और समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, ठीक है। अब 14 से 18 के बीच में क्या है, अगर आपको देखना है तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि भाई राज्य विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से, विधियों के समान संरक्षण से किसी को भी, किसी व्यक्ति को, ध्यान रखिए व्यक्ति शब्द को घेर लीजिएगा, यहां व्यक्ति को दिया गया अधिकार है, वंचित नहीं करेगा। व्यक्ति का मतलब नागरिक और गैर नागरिक दोनों। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर, 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य 7 आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, इन 5 के अलावा +2, ठीक है, निवास स्थान और मूल वंश, 2 और जुड़ गए, 7 हो गए, के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और लोक नियोजन में, लोक नियोजन में यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी रोजगार में, लोक नियोजन में अवसर की समता से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, यानी छुआछूत का अंत किया जाता है, और किसी भी हिसाब से अस्पृश्यता से उपजी हुई निर्योग्यता लागू करने पर वो दंडनीय होगा, संसद उसके लिए विधि बना चुकी है। और आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है, उपाधियों का अंत किया जाता है। ये उपाधियां 2 मामलों में छोड़कर, एक तो सैन्य उपाधियां, सैनिक, और दूसरा सैन्य जिसको लिख लीजिए, और दूसरा अकादमिक, शैक्षणिक, ठीक। इन 2 को छोड़कर बाकी मामलों में राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। इसमें और भी क्लॉज हैं, ठीक है। तो इस तरह से विधि के जो समानता का अधिकार है ये 14 से 18 तक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। फिर है भारत का संविधान मान्यता देता है
केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक, भाषाई और स्वदेशी अल्पसंख्यकों को। देखिए, संविधान की अगर बात करें तो दो तरह के अल्पसंख्यकों का जिक्र है संविधान में, और खास तौर पर आर्टिकल 30 अगर देखिएगा, ठीक है, तो आर्टिकल 2930 है अल्पसंख्यकों के बारे में, जैसा अभी मैंने बताया था। आर्टिकल 30 में साफ साफ कहा गया है कि अल्पसंख्यक चाहे वो भाषाई हों या फिर शैक्षणिक, भाषाई हों या फिर धार्मिक या फिर भाषाई, ठीक। तो धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं, 6 धर्म हैं जिनको धार्मिक अल्पसंख्यक में रखा गया है। कौन कौन से हैं? मुस्लिम, ठीक है, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी। 6 धर्म हैं जिसको भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। और भाषाई अल्पसंख्यक स्पष्ट तौर पर कहीं भी प्रोविजन नहीं है। ध्यान रखिए, भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में कहीं कुछ बताया भी नहीं गया है, परिभाषित नहीं किया गया संविधान में, ठीक है, अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, आर्टिकल 30 इस बारे में कहता है कि 2 ही धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात करता है। इसके अलावा 350A और B में भी भाषाई अल्पसंख्यकों से रिलेटेड प्रोविजंस है। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला है, भारत में रहने वाला कोई भी ब्रिटिश नागरिक इस अधिनियम का दावा, इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता। 1999 का सवाल। तो हम जब मूल अधिकार पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को हैं, सिर्फ नागरिकों को, और कुछ अधिकार हैं जो व्यक्तियों को मिले हुए हैं, इसका मतलब नागरिक को भी मिला हुआ है, और जो भारत में रह रहे हैं, विदेश के लोग हैं, उनको भी मिला हुआ है। जैसे मैंने कहा, आर्टिकल 14 व्यक्तियों को मिले हुए अधिकार हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से राज्य वंचित नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 15, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, आर्टिकल 16, 19, 29, 30, ये सब नागरिकों को मिले हुए अधिकार हैं। ठीक है, तो व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, सिर्फ नागरिकों को मिला है। कानून के समक्ष समता, अभी मैंने बताया कि विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 में है, जो व्यक्ति को मिला हुआ है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा आर्टिकल 21 में है, जो व्यक्ति को मिला हुआ है। और धर्म की स्वतंत्रता, यह भी व्यक्ति को मिला हुआ है। कह रहा है भारत में रहने वाला कोई ब्रिटिश नागरिक इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो भैया, कानून, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता, इसका दावा कोई ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अगला है 93वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? सरकारी रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों का आरक्षण, या फिर हाल ही में सृजित राज्यों के लिए अधिक संख्या में संसदीय सीटों का आवंटन। 2002 का सवाल है, और इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर जरूर से कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही बताना है कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। चलिए, नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।